आइए बच्चों, आज हम लोग देखेंगे कक्षा 8 का सिविक्स बाबू, जो कि चैप्टर नंबर 1 का पूरा संपूर्ण क्वेश्चन आंसर करवाने वाले हैं, जो बिहार बोर्ड का न्यू बुक है। ठीक है, देख सकते हैं सामाजिक विज्ञान का जो भाग है यहाँ पर सिविक्स है। ठीक है, जिसमें हिस्ट्री पढ़ना होता है, सिविक्स पढ़ना होता है और जियोग्राफी पढ़ना होता है। ठीक है, तो इसी में हम लोग सिविक्स देखेंगे सामाजिक विज्ञान में, सामाजिक एवं राजनीतिक विज्ञान भाग 3। ठीक है, यहाँ पर जो कि नागरिक शास्त्र जिसको हम लोग बोलते हैं, तो यहाँ पर हम लोग पूरा संपूर्ण क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 का बाबू। ठीक है, तो आइए यहाँ पर देखिए, टोटल अगर चैप्टर का इसमें बात किया जाए तो आपका टोटल चैप्टर जो है 8 चैप्टर तक पढ़ना है। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर टोटल जो है कितना 8 चैप्टर दिया गया है। तो पहला चैप्टर हम लोग इसमें पहला अध्याय देखेंगे भारतीय संविधान, इसका संपूर्ण क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं इसका संपूर्ण क्वेश्चन आंसर, इसमें क्या क्या क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, तो सारा का हम लोग आंसर करवाने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेंगे। देख सकते हैं आपका बुक मिला होगा, तो इसी टाइप का आपको देखने को मिला होगा। तो पहला चैप्टर में है भारतीय संविधान, इसी का हम लोग संपूर्ण क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर सीधा हम लोग क्वेश्चन आंसर की ओर चलते हैं। तो यहाँ से देखिए आपका अभ्यास शुरू होता है, यानी यहाँ से आपको बनाना है। ठीक है, यहाँ पर जितना भी क्वेश्चन दिया गया सारा का हम लोग सॉल्यूशन कर कर बताने वाले हैं। तो आइए देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या आपसे पूछा गया बाबू। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, किसी लोकतांत्रिक देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है। बताइएगा, किसी लोकतांत्रिक देश की संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है। आप सभी को यहाँ पर यह पता होना चाहिए कि लोकतांत्रिक देश हम लोग इसका अर्थ क्या होता है। तो एक ऐसा राज्य जहां शासन की शक्ति लोगों के पास होती है और वो अपने चुने हुए प्रतिनिधियों को क्या करते हैं, प्रतिनिधि के माध्यम से वो शासन करते हैं, उसी को क्या कहते हैं, लोकतांत्रिक देश कहते हैं। ठीक है, तो इसी का हम लोग क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो आइए हम लोग लिखिएगा उत्तर में बाबू, देख सकते हैं यहाँ पर उत्तर में आप लोग को क्या लिखना है कि संविधान देश के चलाने के लिए, ठीक है अभी बताया, संविधान देश के चलाने के लिए नियम बनाता है। ठीक है, यह बताता है कि सबसे बराबर यानी सबको बराबरी का हक मिले और सरकार क्या कर सकती है और क्या नहीं। ठीक है, इस तरह से आप लोग इसका आंसर लिख पाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा बाबू, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि नीचे दिए गए हैं, ठीक है, नीचे दिए गए दस्तावेजों के हिस्सों को देखिए। ठीक है, यहाँ पर इसका हिस्सा को देखना है और पहला कॉलम 1990 का नेपाल के संविधान का है, दूसरा कॉलम नेपाल के ताज़ा संविधान के लिए लिए गए, यानी कि पहला जो कॉलम है 1990 नेपाल संविधान का भाग 1 कार्यपालिका है और दूसरा जो है 2015 नेपाल संविधान का भाग 7 संघीय कार्यपालिका है। ठीक है, इसमें जो दिया गया है, तो पहला यानी कि 35 अनुच्छेद में कहा जा रहा है कि कार्यकारी शक्तियाँ नेपाल अधिराज्य की कार्यकारी शक्तियाँ महामहिम नरेश मंत्रिपरिषद में निहित होगी। अनुच्छेद 75 में कहा जा रहा है कार्यकारी शक्तियों नेपाल की कार्यकारी शक्ति संविधान और कानून के अनुसार मंत्रिपरिषद में निहित होगी। ठीक है, तो नेपाल के इन दोनों संविधान को कार्यकारी शक्ति का उपयोग में क्या फर्क दिखाई देता है, इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या आपको लगता है कि नेपाल एक नया संविधान की जरूरत है और क्यों, तो बताना है यहाँ पर। तो चलिए हम लोग इसका आंसर लिखेंगे इसका आंसर कि 1990 संविधान में कहा गया है। ठीक है, 1990 के संविधान में कहा गया कि कार्यकारी शक्तियों राजा और मंत्रिपरिषद में होगी। इसका मतलब है कि राजा को बहुत ताकत दी गई थी, लेकिन 2015 में संविधान को साफ कहा गया कि कार्यकारी शक्तियों संविधान और कानून के अनुसार सिर्फ मंत्रिपरिषद में ही होगी, इसमें राजा का कोई जिक्र नहीं है। और यहाँ पर फिक्र जो है, सबसे पहले संविधान में राजा की ताकत दी गई थी, जबकि नए संविधान में सिर्फ चुनी हुई सरकार की ताकत दी गई है। ठीक है, यानी कि कहा गया है कि पुराना जो संविधान था उसमें राजा की ताकत दिया गया था। ठीक है, लेकिन नया जो संविधान है उसमें सिर्फ चुनी गई सरकार को ही ताकत दिया गया है। जरूरत क्यों थी, बताइएगा जरूरत क्यों थी, तो लिखिएगा आप लोग, नेपाल को ऐसे संविधान की जरूरत थी क्योंकि लोग लोकतंत्र चाहते थे। वे नहीं चाहते थे कि एक व्यक्ति राजा के पास सारी ताकत हो। नया संविधान लोगों की ज़्यादा आज़ादी और समानता देता है। ठीक है, इस तरह से इसका आंसर आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि अगर निर्वाचित प्रतिनिधियों का शक्ति पर कोई अंकुश ना होता तो क्या होता है। चलिए आपको इसका आंसर बताना है, तो चलिए इसका आंसर बताते हैं। चलिए तो इसका आंसर आप लोग नोट करिएगा, अगर चुने गए प्रतिनिधि की शक्ति पर कोई रोक अंकुश ना होती तो वो अपने पद का गलत फ़ायदा उठा सकते थे। वे ऐसे फैसले ले सकते थे जो सिर्फ उनके फ़ायदे के लिए हो, जनता के लिए नहीं। यानी कि यहाँ पर जो चुने गए प्रतिनिधि पर शक्ति पर यानी कि रोक जो
नहीं होता तो वो क्या करता, अपने फ़ायदे के लिए सब कुछ करता और जनता के लिए कुछ नहीं करता। ठीक है, इसलिए यहाँ पर इसका आंसर यही होगा। ठीक है, इसका परिणाम जो है ना, परिणाम जो है क्या है, भ्रष्टाचार बढ़ता। ठीक है, जनता के अधिकारों का उल्लंघन होता, लोकतंत्र की जगह तानाशाही जैसे माहौल बन सकता था। ठीक है, इस तरह से आप लोग इसका आंसर लिखिएगा। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से अल्पसंख्यक कौन है, इनमें स्थितियों में अल्पसंख्यकों के विचारों का सम्मान करना क्यों महत्वपूर्ण है, इसका एक एक उदाहरण बताना। ठीक है, तो चलिए इसका हम लोग एक एक उदाहरण सभी का देख लेते हैं। तो आइए लिखिएगा इसका एक एक उदाहरण। पहला जो काम में दिया गया है, एक स्कूल में 30 शिक्षक है और उसमें से 20 पुरुष है। ठीक है, तो चलिए लिखिएगा अल्पसंख्या जो महिलाएं हैं उसमें क्या होगा, 10 शिक्षक है। ठीक है, देखिएगा कारण सभी को बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए ताकि महिलाओं को भी शिक्षा के क्षेत्र में क्या हो, समान अवसर मिले। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इसमें, एक शहर में 5% लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं। तो उत्तर लिखिएगा अल्पसंख्यक बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग। कारण जो है, हर व्यक्ति अपने धर्म का पालन करने की आज़ादी होनी चाहिए, यह धार्मिक स्वतंत्रता का हिस्सा है। अगला ग नंबर देखिएगा, एक कारखाने में भोजनालय 80% कर्मचारी यानी कि शाकाहारी है। तो इसमें लिखिएगा अल्पसंख्यक मांसाहारी कर्मचारी। ठीक है, तो हर व्यक्ति अपनी पसंद का भोजन करने का अधिकार है, किसी पर भोजन के लेकर दबाव नहीं डालना चाहिए। ठीक है, इस तरह से लिख दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, 50 विद्यार्थियों का कक्षा में 40 विद्यार्थी संपन्न परिवार से हैं। तो लिखना है आपको आंसर में अल्पसंख्यक 10 विद्यार्थी जो साधारण गरीब परिवार से है। ठीक है, और कारण इसका लिखिएगा शिक्षा सबका अधिकार है, साधारण परिवार के बच्चों को भी समान और बराबरी का व्यवहार मिलना चाहिए ताकि वे आत्मविश्वास से सीख सके। चलिए पाँचवा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा क्या दिया गया बाबू। पाँचवा नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है, नीचे दिए गए बॉक्स कॉलम में भारतीय संविधान के मुख्य आयामों की सूची दी गई है। दूसरे कॉलम में प्रत्येक आयाम के सामने 2 वाक्यों में लिखिए आपकी राय यह आयाम क्यों महत्वपूर्ण है। पहला संघवाद, दूसरा शक्तियों का बंटवारा, मौलिक अधिकार, संसदीय शासन पद्धति। ठीक है, तो चलिए इसका हम लोग लिखते हैं। लिखिएगा आप लोग जो ना संवाद में आप लोग लिखिएगा कि संवाद के सभी लोग अपनी बात कह सकते हैं, इससे समाज में शक्ति और समझ बनी रहती है। शक्तियों का बंटवारा, इसमें कोई एक संस्था बहुत ताकतवर नहीं हो सकती जो देश को सही तरीके से चलाने में मदद मिलती। अगला लिखिएगा मौलिक अधिकार, ये अधिकार सिर्फ हमें आज़ादी, बराबरी और न्याय दिलाते हैं, ये नागरिक को सुरक्षा और सम्मान की गारंटी देते हैं। संसदीय शासन पद्धति, इसमें जनता अपने प्रतिनिधि चुनकर सरकार बनाती है, इससे सरकार जनता के प्रति जिम्मेदार होती है। ठीक है, इस तरह से आप लोग लिखिएगा। तो यहाँ पर देखिए 5 क्वेश्चन तक दिया गया था, तो टोटल हम लोग यहाँ पर संपूर्ण क्वेश्चन आंसर करवा दिए हैं बाबू। ठीक है, अगर यहाँ पर एक और रहा, उन राज्यों को नाम लिखे जिनकी सीमाएं पड़ोसी देश में है। बंगाल के पड़ोसी देश में क्या है आपको बताना है, भूटान के पड़ोसी देश में क्या क्या है, नेपाल के क्या क्या है, भारत, ये सब आप लोग लिख सकते हैं। इसके बगल में जो है पड़ोसी देश, उस देश का नाम आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो बांग्लादेश के पड़ोसी देश में क्या है, भूटान का पड़ोसी देश में क्या है और नेपाल का पड़ोसी देश में क्या है। ठीक है, तो आप लोग लिख लीजिएगा इसको। तो चलिए यहाँ पर पूरा संपूर्ण होता है पहला चैप्टर। अब नेक्स्ट चैप्टर आपका दूसरा आने वाला, धर्मनिरपेक्षता की समझ। ठीक है, ये भी आपको जल्द ही आपको मिलने वाला। तो आप लोग चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। ठीक